हेलो दोस्तों, आर्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो कल के वीडियो में हम लोग मौर्य काल से संबंधित देखे थे पूरा कंटेंट। और उसमें जो देखे थे हम लोग कि उसके वन लाइनर बाई, और आज हम देखेंगे उसका एग्ज़ाम बूस्टर है जो एक लाइन में क्लियर कर देगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई गई है। तो इसको एग्ज़ाम बूस्टर कहते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, तो आगे की तरफ हम वीडियो बढ़ाते हैं। तो इसका जो है आज का है एग्ज़ाम बूस्टर, जो मौर्य काल का है, जो बचा हुआ था शेष, उसको हम आज देखते हैं। ठीक, तो देखिए मौर्य काल, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही क्या है, कालक्रमोन्वित अनुपात क्या होता है। तो मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। ठीक है, मौर्य से शुरू होता है, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, यही इनका कालक्रम क्या है, सही है। सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित है। ठीक, फिर कह रहा है गांधार कला पनपी थी। गांधार कला पनपी थी कुषाण काल में। किस काल में? गांधार कला पनपी थी किस काल में? कुषाण काल में। कनिष्क की मूर्ति बनी थी किस काल में? कुषाण काल में। कनिष्क की मित्र की क्या, कनिष्क की जो मूर्ति बनी थी किस काल में बनी थी? कुषाण काल में बनी थी। फिर कह रहा है कि मूर्ति कला का वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित थी। कौन सी? गांधार शैली जो थी ग्रीक रोमन से प्रभावित थी। पल्लव कला के अंतर्गत विकास हुआ है महाबलीपुरम कला केंद्र। किसका? महाबलीपुरम कला केंद्र किसके अंतर्गत? पल्लव कला के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई कनिष्क की काल में। किस काल में? कनिष्क की काल में। बुद्ध की मूर्तियां कब शुरू हुई? कनिष्क की काल में शुरू हुई। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर का आकृति, मयूर मतलब मोर का आकृति है, वो नंदनगढ़ में। कहाँ है? नंदगढ़ में। कहाँ है? नंदगढ़ में। याद करते चलिए इसी पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है। किससे लिया गया बताइए? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना जो चक्र किससे लिया गया है? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। ये पूछता हमेशा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, कि सारनाथ का जो है तो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज में बना चक्र, इस तरह से बना हुआ चक्र है, ये पूछ रहा है कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है स्कूल कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थी। गांधार किस पे केंद्रित थी? बौद्ध के विषयों पे, बौद्ध से संबंधित। वह सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग शुरू किया था। अशोक। अशोक महान जो थे, पत्थर का शिलालेख बना बनाकर क्या है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। और ये संपूर्ण भारत में मान के चलिए, और इधर से मतलब यूनान क्या है, पाकिस्तान से भी जो है इनका पिलर मिलता है, जो इनके क्या धर्म चक्र का परिवर्तन दर्शाता है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम संबंधित है मौर्य काल से। परखम किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी को दर्शाया गया है। किसको? बैल। बैल, वृषभ मतलब बैल भी है, बाघ है, हाथी है। ठीक, को दर्शाया गया है। सारनाथ स्थित लायन शीर्ष लायन कैपिटल निर्मित है चमकदार पत्थर के माध्यम से। किसके? चमकदार पत्थर के माध्यम में। अशोक के पोते दशरथ ने निर्माण कराया था। किसका? गोपिका गुफा है, गोपिका गुफा है, इसका निर्माण इन्होंने कराया था। और ये बराबर और नागार्जुनी की पहाड़ी पर नक्काशी हुई थी 5 गुफाओं की। कितने गुफाओं की? 5 गुफाओं की। आगे देखते हैं। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ प्रभाव है ईरान से। किसका प्रभाव है? देखिए मौर्य काल का जो स्तंभ है उस पर किसका प्रभाव है? उस पर ईरानी प्रभाव है। कौन सा प्रभाव है? ईरानी प्रभाव, जो उनका स्तंभ बना हुआ है। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं। किसकी? पशुओं की। किसकी आकृतियां हैं? पशुओं की आकृतियां हैं। अशोक सम्राट अशोक डैश राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध बना था। किस राज्य पर बताइए? उत्कल प्रदेश, दक्षिण भारत था, उत्कल प्रदेश राज्य पर जब अशोक ने युद्ध किया था तो बहुत सारे जनहानि हुई थी, बहुत सारे लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे मारे गए थे।
तो इस सीन को देखकर अशोक ने युद्ध करना बंद कर दिया। कलिंग का युद्ध था वो। इसके बाद से वह धर्म की तरफ मुड़ गया और पूरे क्या है भारत और से पूरा क्या है धर्म को अपने रूप में ले लिया और हर जगह पिलर के माध्यम से पत्थर के माध्यम से शिलालेख करवाया और धर्म प्रचार जोरों से जोरों कराया। किसके धर्म प्रचार? बौद्ध धर्म का। ठीक। तृतीय बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था अशोक ने। कह रहा है तृतीय बौद्ध स्तंभ का आयोजन किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने किया था। सम्राट अशोक की राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। अशोककालीन शिलालेख को पढ़ने की प्रथम सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंस क्या है प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी पढ़ने की सफलता पहली बार। ठीक। अशोक स्तंभ बने हैं किस चीज से? चुनार सैंडस्टोन से। किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन से। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। अशोक स्तंभ पर लिखा लिपि कौन सी लिपि है? ब्राह्मणी लिपि। चाणक्य प्रसिद्ध हैं किस लिए प्रसिद्ध है? अर्थशास्त्र के लिए। चाणक्य प्रसिद्ध क्यों हैं? अर्थशास्त्र के लिए। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है किसके द्वारा? मौर्य काल में। इंडिका नामक पुस्तक लिखित है मौर्य काल के समय में। सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है किसकी? बताइए। गाय की आकृति वहाँ पे नहीं है। सारनाथ पिलर बना है किसकी? तीसरी शताब्दी में। कब? तीसरी शताब्दी में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अशोक पिलर जो लौरिया नंदन बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई 9.7 मीटर कितनी है? 9.7 मीटर। जो कहाँ बनी हुई है? लौरिया नंदन बिहार में बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 9.7 मीटर है। ठीक। रामपुरवा बुल कैपिटल स्थित है। राष्ट्रीय भवन क्या है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है। लिंगराज मंदिर स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा में। यक्षिणी की प्रतिमा का निर्माण हुआ है मथुरा शैली के अंतर्गत। किस शैली के अंतर्गत? मथुरा शैली के अंतर्गत। प्राचीन गुफा प्रवेश द्वार जो काष्ठ के अलंकरण की अनुकृति हैं लोमेश ऋषि गुफा जो लकड़ी के बनाई गई हैं। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षिणी चंद्रा भरहुत से हैं। मौर्यकालीन राजाओं का ऐतिहासिक क्रम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, फिर दशरथ। ठीक, इस तरह से उनका कालक्रम है। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी संबंधित हो सकती है किससे? मौर्य शैली से। किस शैली से? मौर्य शैली से। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला था लोमेश ऋषि गुफा से। कहाँ से मिला था? लोमेश ऋषि गुफा से मिला था। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। समझते चलिए चीज़ों को अच्छे से। दे रखा है कि सूची करें। ठीक, तो इसमें देखिए मूर्तियां हैं और फिर क्या स्थल है। तो पहला है कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति। ये कहाँ है? कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में है। महेश मूर्ति एलिफेंटा की गुफा में है। गंगा अवतरण महाबलीपुरम में है। मौर्यकालीन बुल कैपिटल लौरिया नंदन में है। ठीक, आगे तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए ये वन लाइनर है जो परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होता है। कि जैसे हम पूरा चीज़ों को पढ़ ले जाते हैं, पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ ले जाते हैं, लेकिन कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें सटीक से नहीं याद हो पाती है जो परीक्षा के समय क्या हमको भ्रमित कर देती हैं, कंफ्यूज कर देती है कि ये सही होगा कि ये सही होगा। तो उसके लिए हमें सर्वप्रथम क्या ध्यान देना होता है? पढ़ने के साथ साथ आप कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन उसके साथ साथ जब वन लाइनर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और चीज़ों को अच्छे से कवर करेगा। ठीक, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चार क्या दिया? चार ऐतिहासिक काल क्या है? कालों के लिए उल्टा कालक्रम क्या होगा? बताइए। ये उल्टा कालक्रम पूछ रहा है। तो अगर देखिए मौर्य से शुरू होता है, शुंग कुषाण गुप्त आता है, लेकिन उल्टा जब पूछेगा तो क्या है? गुप्त कुषाण शुंग से मौर्य में आएगा। ठीक है, क्योंकि मौर्य सबसे प्राचीन है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा उल्टा पूछा हुआ है, तो इसका विपरीत कर दीजिए। गुप्त को पहले कर दीजिए, मौर्य को बाद में कर दीजिए। प्राचीन स्थान सांची का प्राचीन नाम क्या है? ककनबोट। क्या है? ककंदबोट। क्या है? ककंदबोट। क्या है? ककंदबोट। सारनाथ का क्या है? धमेक स्तूप के निर्माण कर्ता शासक हैं कौन? गुप्त। गुप्त वंश के लोग क्या है? सारनाथ का धमेक स्तूप का निर्माण कराए थे।
देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था कब? 25वीं शताब्दी में। कब? 25वीं शताब्दी में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया था गुप्त शैली में। किसमें? गुप्त शैली में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर। कौन है? प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियां में गंगा मूर्ति क्या है? मूर्तिकला दर्शाई गई है। किस पे? मगरमच्छ जानवर पर खड़ी है। कौन से जानवर पे? मगरमच्छ के जानवर पर खड़ी हैं। इनको दर्शाया गया है? गंगा जी को। यमुना पूछेगा तो क्या है? कुर्म पे आएगा। ठीक। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा संबंधित है गुप्त का क्या है? काल से। 25वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध संबंधित है किससे? गुप्त से। ठीक। आगे तरफ बढ़ते हैं हम। गुप्त अवध की मूर्तियों की विशेषता है देवताओं के चारों ओर हालों को विस्तृत सजावट। किसके? देवताओं के चारों ओर हालों के विस्तृत सजावट। गुप्त काल की शोभामय मूर्तिकला का महान बड़ा स्थित है उदयगिरी में। कहाँ? उदयगिरी में। पकी हुई मिट्टी ईंटों का प्रारंभ मंदिर क्या है? भीतरगांव। भीतरगांव जो है कानपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया था सर्वप्रथम मंदिरों में। दशावतार विष्णु मंदिर का अवतरण का सही कार्यक्रम बताइए। मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह। इसमें कल्कि का अवतार बताया जाता है। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा क्या है? अभय मुद्रा में। किस मुद्रा में है? अभय मुद्रा में। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा संबंधित है गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल से है। गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की क्या है? प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा रखी गई थी। मतलब कहाँ रखी गई है? देखिए कह रहा है कि गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त, ये सुल्तानगंज जो मिला हुआ था बुद्ध की प्रतिमा जो कांस्य की, ये पूछ रहा है कहाँ रखी हुई है। तो क्या है? बर्मिंघम म्यूजियम बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम में ये रखा हुआ है। ठीक। तो आगे तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कला का स्वर्ण युग गुप्त काल। गुप्त काल में चित्र मूर्ति सब चीज़ों मंदिरों का सभी चीज़ों का निर्माण बहुत जोरों जोरों से और अच्छे से ही हुआ था। प्रसिद्ध लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पकी हुई मिट्टी के बना सर्वप्रथम मंदिर भीतरगांव है। गुप्त काल की विशेषता क्या है? मंदिरों का निर्माण। देखिए मंदिरों का सबसे ज़्यादा निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है उदयगिरी की गुफा। गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर के दीवारों पर मौजूद शिल्प में क्या है? शेषाशायी विष्णु जी है, नारायण जी है और गजेंद्र मोक्ष, इनका चित्र इसमें उकेरा गया है। ठीक। मूर्ति शिल्प। आगे देखते हैं। कह रहा है उसके पश्चात उत्तरी भारत में ब्राह्मण मंदिर के प्रवेश के डोर जैम्बस पर क्या है? नदी देवियां उत्कीर्णन की जाती हैं। किसमें? गुप्त युग में। किस काल में? गुप्त युग या गुप्ता काल में। वह काल जिसके दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती हैं। किसमें? गुप्त काल में। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही कालक्रम क्या होगा? बताइए। सांची की गुफा संख्या 17 में क्या है? भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का ईंट निर्मित क्या है? मंदिर। ये क्रमानुसार होगा। फिर कह रहा विष्णु की मूर्ति में गदा प्रतिनिधित्व क्या करता है या उसका मतलब क्या होता है? क्या? सहचरी। सहचरी द्वारा। किसके द्वारा? सहचरी द्वारा। सुल्तानगंज से पाए गए गुप्त काल की तांबे की बुद्ध प्रतिमा प्रदर्शित करते हैं अभय मुद्रा को। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर क्या है? भीतरगांव में है। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालक्रम देवगढ़, बोधगया, सांची, भूमरा, यही है। गुप्त काल देवगढ़ का मंदिर समर्पित है विष्णु। किसको? विष्णु जी को। वह राजवंश जिसने दशावतार मंदिर बनाया था, कौन बनाया था? गुप्त काल, गुप्त के लोग। विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को दर्शाया जाता है महिला साथी के रूप में। किसके? महिला साथी के रूप में। ठीक है। तो ये जो कल का वीडियो में थोड़ा बचा था जिसको मैंने पूरा कर दिया हूँ। ठीक है। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हम जो कल की वीडियो में हम बनाएंगे गुफाओं की कला में। ठीक। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही है, छोटा है क्योंकि उसमें जो है
जो चैप्टर बचा हुआ था मौर्य काल का, जो इसमें एग्जाम पॉइंटर छूटा हुआ था, इसको मैं इसमें कवर कर दिया हूँ। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे है तो क्या करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।